सुप्रभात बच्चों। अब तक हमने वर्णों की वह जानकारी प्राप्त की जो कि हम 5th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, अर्थात हमने वर्ण के बारे में वह सब पढ़ा जो कि हम 5th क्लास से अब तक पढ़ते आ रहे हैं। आज हम और अधिक जानने के लिए स्वरों के वर्गीकरण को पढ़ेंगे। स्वरों का वर्गीकरण। स्वरों का वर्गीकरण 6 आधारों पर किया जाता है। नंबर 1 है मात्रा या उच्चारण काल के आधार पर। मात्रा या उच्चारण काल के आधार पर स्वरों को 3 भागों में बांटा जाता है: ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर जिनके उच्चारण में कम से कम या एक मात्रा का समय लगता है वो ह्रस्व स्वर कहलाते हैं, जैसे ए, इ, उ और री। ये संख्या में कितने होते हैं? 4 होते हैं भाई। दीर्घ स्वर जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से अधिक समय या 2 मात्रा का समय लगता है, अर्थात जो ह्रस्व स्वरों से 2 गुना समय लेते हैं वो दीर्घ स्वर कहलाते हैं। ये संख्या में 7 होते हैं। आगत स्वर ओ को और मिलाकर इनकी संख्या क्या हो जाती है? 8 हो जाती है, जैसे आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ और औ। ये क्या है? आगत स्वर है। इसको मिलाकर यानी कि अन्य भाषाओं से लिया हुआ जो स्वर है, जैसे ये औ को हमने किससे लिया है? अंग्रेजी भाषा से लिया है। प्लुत स्वर जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है, अर्थात जिनका उच्चारण करने में ह्रस्व स्वरों से 3 गुना समय लगे, उन्हें हमें प्लुत स्वर कहते हैं। जब हम किसी को पुकारते हैं, किसी को पुकारने में या नाटक के संवाद बोलने में किसका प्रयोग करते हैं? प्लुत स्वर का प्रयोग करते हैं। किसी भी स्वर के पीछे 3 का चिन्ह लगाने से क्या बन जाता है? वह प्लुत स्वर बन जाता है। कहने का तात्पर्य क्या है कि भाई प्लुत स्वर का जो चिन्ह है वो 3 का अंक होता है। जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वरों को 3 भागों में बांटा जाता है: अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। अग्र स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का अग्र भाग यानी कि अगला भाग काम करता है वे क्या कहलाते हैं? अग्र स्वर कहलाते हैं। ये संख्या में 4 होते हैं: इ, ए, ऐ। मध्य स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का मध्य भाग काम करता है वो क्या कहलाते हैं? मध्य स्वर कहलाते हैं। मध्य स्वर की संख्या कितनी है? 1 है। ए हमारा मध्य स्वर है। पश्च स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का पश्च भाग अर्थात पिछला भाग काम करता है वो क्या कहलाते हैं? पश्च स्वर कहलाते हैं। आ, उ, ओ, औ और औ को मिलाकर इनकी संख्या कितनी हो जाती है? 6 हो जाती है। मुख द्वार या मुख विवर के खुलने के आधार पर, मुख द्वार यानी कि हमारा मुंह कितना खुलता है उसके आधार पर विवृत जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार पूरा खुलता है। विवृत स्वर में क्या है? मुख द्वार पूरा खुलता है, वह विवृत स्वर कहलाता है। अ हमारा विवृत स्वर है, आ। अर्ध विवृत स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार आधा खुलता है वो अर्ध विवृत स्वर कहलाते हैं, अर्थात विवृत स्वरों से कम खुले। विवृत स्वर 4 माने जाते हैं: ए, ऐ, औ और औ। अर्ध संवृत स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार आधा बंद रहता है वे क्या है? अर्ध संवृत स्वर कहलाते हैं। ए और ओ हमारे अर्ध संवृत स्वर हैं। संवृत स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार लगभग बंद रहता है, मतलब कि थोड़ा बहुत खुले, ना के बराबर, वो संवृत स्वर हैं। संवृत स्वर हमारे कितने होते हैं? 4 होते हैं: इ, उ। ये हमारे संवृत स्वर हैं। होठों के स्थिति के आधार पर, तो होठों की स्थिति जब हम वर्णों का उच्चारण करते हैं तो हमारे होठों की आकृति क्या रहती है उसके आधार पर भी स्वरों को बांटा गया है। 2 भाग होते हैं इसके: विवृतमुखी, अवृतमुखी।
जिन स्वरों के उच्चारण में होठ वृत्तमुखी या गोलाकार नहीं होते। इनकी संख्या कितनी होती है? 6 होती है। ए आ इ ए ऐ। वृत्तमुखी, जिन स्वरों के उच्चारण में होठ वृत्तमुखी या गोलाकार हो जाते हैं, बिल्कुल गोल हो जाते हैं, वो वृत्तमुखी कहलाते हैं। ये संख्या में कितने होते हैं? 5 होते हैं। उ ओ औ और औ आगत स्वर को मिलाकर ये 5 माने जाते हैं। हवा के नाक व मुख से निकलने के आधार पर भी स्वरों को बांटा गया है। ये 2 प्रकार के होते हैं, निरनुनासिक जिनको कि मौखिक स्वर कहते हैं, और अनुनासिक स्वर। तो निरनुनासिक स्वर कौन से हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में हवा केवल मुख से निकलती है, केवल मुख से निकले, वो निरनुनासिक अर्थात मौखिक स्वर हैं। मौखिक स्वर सभी स्वर आ जाते हैं इसके अंतर्गत। जो सभी स्वर हैं वो मौखिक स्वर के अंतर्गत आ जाते हैं, अर्थात उनको निरनुनासिक या अनअनुनासिक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अनुनासिक। अननुनासिक स्वर। अनुनासिक स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में हवा मुख के साथ साथ नाक से भी निकलती है, अर्थात नाक से हवा निकले, वो मुंह और नासिका द्वार से हवा निकले, वो अनुनासिक स्वर कहलाते हैं। इ, ये क्या है? हमारे अनुनासिक स्वर हैं। जैसे हंस, आंख, चांद, इन पर जो चंद्र बिंदु लगा हुआ होता है वो अनुनासिक स्वर कहलाते हैं। घोषत्व के आधार पर, घोष का अर्थ है स्वर तंत्रियों में श्वास का कंपन। स्वर तंत्री में जब कंपन होता है तो सघोष ध्वनियां उत्पन्न होती हैं, अर्थात स्वर तंत्रियों में कंपन होने पर सघोष ध्वनियों का निर्माण होता है। सभी स्वर सघोष ध्वनियां होती हैं। इससे आगे व्यंजन के बारे में हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।